आप सभी को चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोगों का तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आप लोगों की तैयारी में और एक नया माइलस्टोन ऐड करने जा रहे हैं। वो यह है कि आपका जो एक टॉपिक है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये टॉपिक आज आपका खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट कंप्लीट कराए, यानी कि थ्योरी वाला पार्ट जो कि आपके एनसीईआरटी नोट्स से। और बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि पहले थ्योरी करवाइए उसके बाद आप एमसीक्यू करवाइए, तो इससे पहले का वीडियो में थ्योरी वाला आप देख लीजिएगा इसी टॉपिक का। और अभी के सेशन में हम लोग इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ 100 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और इन सारे एमसीक्यू के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ एग्जाम में आने की संभावना भी है, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू जो है आपका एनसीईआरटी किताब से ही उठाया गया है। अलग अलग एनसीईआरटी का जो किताब है, क्लास 7 का, क्लास 9 का, क्लास 10th का, जहां से ये टॉपिक आपका कवर होता है। तो अभी तक केवीएस पीआरटी के टायर 2 के तैयारी में क्या क्या करवा चुके हैं आपको, अभी तक जो करवा चुके हैं उसमें से आपका 3 टॉपिक करवा चुके हैं और ये आपका चौथा टॉपिक है ईवीएस का। क्या क्या करवा चुके हैं आपको, अभी आपको योगा करवा चुके हैं, योगा के बाद आपका विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स के बाद फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, 3 टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। और आज ये टॉपिक, तो 4 टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। कल आपका डाइट एंड फिटनेस करके एक टॉपिक है, फूड करके, वो वाला टॉपिक आपको करवा देंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ। सेशन अच्छा लग रहा होगा, मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मेहनत हो रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। 500 लाइक टारगेट है इस वीडियो का। और ये सारे नोट्स आपको कहाँ से मिल जाएगा, एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पर ये सारे नोट्स बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, बहुत ही टोकन अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये मार्क पहले वाला वीडियो में किए थे। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा के रूप में किस अणु को जाना जाता है, यानी किस मॉलिक्यूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एनर्जी करेंसी के नाम से। तो किस मॉलिक्यूल को एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। इससे पहले सेशन में, थ्योरी वाला सेशन में बताए थे आपको ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C6H12O6, ये केमिकल फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फोटोसाइंथेसिस में ये क्या बनता है, ये है आपका प्रोडक्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ और क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये जो दोनों चीज बना फोटोसाइंथेसिस के बाद, ये है फोटोसाइंथेसिस का प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, उत्पाद। और फोटोसाइंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। और एनर्जी करेंसी के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का, तो कौन सा मॉलिक्यूल को हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं, तो एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मानव लार में कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ने में मदद करता है। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से एमसीक्यू को नोट करते चलिएगा अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप, कि व्हिच एंजाइम इन ह्यूमन सलाइवा हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, यानी कि ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो कौन सा एंजाइम तोड़ देता है, तो आपको याद रखना है कि लार एमाइलेज, जिसे हम लोग स्लाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं, ये स्टार्च को साधारण शर्करा में किस पे ब्रेक कर देगा, स्टार्च को ब्रेक करके क्या कर देगा, स्टार्च को ब्रेक करके क्या बना देगा, साधारण शर्करा बना देगा, यानी कि ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो कौन सा एंजाइम स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, तो आपको याद रखना है स्लाइवरी एमाइलेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो गया। नेक्स्ट आपसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि पौधा का कौन सा भाग भोजन के संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल है और फूड फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। एनसीईआरटी में ये सारे टर्म यूज किया गया है, फूड फैक्ट्री, तो आपको याद रखना है। इसलिए खाद्य कारखाना, फूड फैक्ट्री, जहाँ पर खाना बनता है, जैसे हम लोगों के घर में खाना कहाँ पर बनता है, किचन में बनता है, तो किचन फूड फैक्ट्री हो गया। जब भी भूख लगता है हम लोग किचन की तरफ दौड़ते हैं। तो प्लांट में भी ऐसा एक क्या होता है, किचन होता है, जिसे हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। वो क्या है, वो आपका हो गया लीफ। लीफ किसमें, पत्ती। और पत्ती में क्या पाया जाता है, पत्ती में आपको याद रखना है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा लवक है, तो क्लोरोफिल आपका एक हरित लवक है। क्या है, हरित लवक है। क्या है आपका, ग्रीन प्लास्टिड है। क्या है, हरित लवक है। क्या है आपका, हरित लवक। तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोफिल आपका हरित लवक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होती है, आपका हरा होता है। साथ ही साथ क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है।
और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफिल में किस धातु की उपस्थिति पाई जाता है। तो मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति आपका क्लोरोफिल में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल कहाँ पर मिलता है? लीफ में मिलता है, यानी कि पत्तियों में मिलता है। और पत्तियां में ही पेड़ पौधे का भोजन बनता है, जिसे हम लोग फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये सारे आपका थ्योरी में डिटेल में बताए हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताया है क्या कैसे किया, ये सारे चीज वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पूछा जा रहा है कि गैस विनिमय के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्ती की सतह पर छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? जैसे ये आपका क्या हो गया, लिप्स हो गया। अब लिप्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होती है। इससे क्या हो गया? गैसियस एक्सचेंज होता है। साथ साथ और क्या होता है? दो काम होता है इन सारे छिद्र से। क्या होता है? एक होता है आपका गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ये पहला काम हो गया गैसियस एक्सचेंज। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वेपोराइजेशन। क्या होती है? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, बाष्पोत्सर्जन। ये दोनों ही काम इन छोटे छोटे छिद्र से होती है, जिसे हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रंध्र के नाम से जानते हैं, स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो रंध्र जो होती है कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। छोटी छोटी छिद्र होती है, जिनसे होकर गैसों का विनिमय होता है, गैसों का एक गैसियस एक्सचेंज होता है, और साथ ही साथ इससे यहाँ पर वेपोराइजेशन, बाष्पोत्सर्जन भी होती है। ठीक, क्लियर हो गया आपको? और बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है प्लांट में, ये किस मेथड से होती है, किस माध्यम से होती है? तो विसरण के माध्यम से होती है। किस माध्यम से होती है? विसरण। ये भी आप याद रखिए। डिफ्यूजन किस मीडियम से होती है? डिफ्यूजन। किससे होते हैं? डिफ्यूजन। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो बाष्पोत्सर्जन होती है आपका पत्तियों में, वो किस माध्यम से होती है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस से होती है। किस माध्यम से होती है? डिफ्यूजन प्रोसेस से होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछा जा रहा है कि कोशिका के किस अंग में एरोबिक रेसिप्रेशन होता है, जिसे हम लोग पायरुवेट विखंडन के नाम से जानते हैं। तो दो पॉइंट याद रखिएगा। जो एरोबिक रेसिप्रेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किस में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है। प्रेजेंट यहाँ याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो श्वसन होती है, जो रेस्पिरेशन होती है, उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें इससे क्या बनती है? एटीपी बनता है। क्या बनता है आपका? एटीपी। कितना एटीपी? आई थिंक 36 या 34 एटीपी, 34 तो श्योर है, 34 या 36 एटीपी आपका बनता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसे हम लोग पायरुवेट विखंडन कहते हैं। एक होता है आपका अनाक्सी शोषण, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? उसमें ऑक्सीजन के एब्सेंट में आपका रेस्पिरेशन होता है। ठीक, क्लियर हो गया आपको? तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि कोशिका के किस अंग में पायरुवेट विखंडन होता है? तो किस अंग में कोशिका का पायरुवेट विखंडन होता है? तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। किस नाम से? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सारे पॉइंट भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दरमियान सौर ऊर्जा को पकड़ने के लिए कौन सा हरा वर्णक आवश्यक है? यानी कि कौन सा वर्णक है जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है? तो थ्योरी वाला क्लास में आपको बताए थे कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल ही इसको एब्जॉर्ब करता है। सब कुछ रहेगा और क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि सोलर एनर्जी के बिना एनर्जी प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा आपका पेड़ पौधे। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपसे कि फ्लोएम के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के विलयी उत्पादों के संचालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? What is the process of moving soluble product of photosynthesis through the phloem cord? हम लोग क्या जानते हैं कि दो टाइप का होता है। एक होता है आपका जाइलम। क्या होती है? आपका जाइलम। दूसरा आपका क्या होती है? फ्लोएम होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आपको समझाए थे कि जाइलम जो होती है ये क्या होती है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। यानी कि ये इसका जो नली होती है, इसका जो ट्यूब होती है, इससे पानी बहती है। क्या बहती है? वाटर कंडक्शन होती है। फ्लोएम जो होती है वो फूड कंडक्टिंग, क्या होती है? भोजन को ले जाता है पत्तियों से पेड़ पौधे के हर एक पार्ट में। और जाइलम क्या करता है? रूट से हर एक जगह पर क्या ले जाता है? पानी को ले जाता है। और जाइलम जो होती है वन डायरेक्शनल होती है, यानी कि रूट से पौधे के विभिन्न भागों में यह पानी को पहुंचाता है, वाटर को सप्लाई करता है। और फ्लोएम जो होती है वो क्या करती है? बाई डायरेक्शनल होती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं इसको, बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये फूड को पेड़ के जो पत्ती में जो स्टार्च के रूप में जमा रहती है उसको हर एक जगह पर आपको ट्रांसफर करता है।
तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन, किस नाम से जानते हैं, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्या होती है, बाष्पोत्सर्जन में क्या होती है, पानी का ह्रास होती है, यानी कि वाटर का आपका वेपर है, वाटर वेपर के रूप में पानी निकल जाता है, उसे हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही साथ ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूरा पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाने और बैक्टीरिया को मारने के लिए मानव आमाशय में कौन सा एसिड रिलीज होता है। विच एसिड इज सेक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टोमक टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड किल बैक्टीरिया। तो जो स्टोमक है उसमें आपका कौन सा एसिड रिलीज होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आपका स्टोमक में रिलीज होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCl। क्या होती है आपका, HCl आपका केमिकल फॉर्मूला होती है। दूध में कौन, छोड़िए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, 100 क्वेश्चन है, डिस्कस करना चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव वृक्क की मूल निस्पंदन इकाई क्या है। व्हाट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन किडनी जो है ना बहुत सारे नेफ्रॉन से बना होती है। किससे बना होता है आपका, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होती है फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। और ये जो एलोवियल्स है ये किसका यूनिट है, ये फेफड़ा का है, किसका, लंग्स का। तो लंग्स में भी बहुत सारी कुपिकाई होती है। कुपिकाई क्या, जैसे इस टाइप से छोटे छोटे वैक्यूल्स टाइप से होता है, ये फेफड़ा में पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन आया इधर से और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्या होता है, कुपिकाई ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करती है। तो कुपिकाई जो है ये आपका लंग्स में पाया जाता है। ये जो विली है, विली किस में पाया जाता है, तो विली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्या, कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है उसमें आपका विलाई पाया जाता है। ये क्या करता है कि जब आपको ज्यादा खाने की इच्छा करती है, बढ़िया खाना बन गया, तो उस केस में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साइज है उसको, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। न्यूरॉन तो आपको पता है ये, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। चारों टॉपिक आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जीव अपनी नम त्वचा के माध्यम से गैस विनिमय करता है। विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स गैस एक्सचेंज थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। तो कौन सा जानवर, तो किस जानवर का मॉइस्ट स्किन होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि गैसों का जो विनिमय होती है कुछ जानवरों में त्वचा के माध्यम से होती है। क्या होती है, जो स्किन होती है स्किन के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो केंचुआ होती है, अर्थवर्म होती है, केंचुआ जिसे हम लोग किसानों के दोस्त के नाम से जानते हैं, उस गैस का विनिमय अपने त्वचा के माध्यम से करती है। तो यहाँ पर 10 का आंसर अर्थवर्म हो जाएगा। नेक्स्ट 11th पूछा जा रहा है आपसे कि अचानक गतिविधि के दरमियान मांसपेशियों की कोशिकाओं में किस पदार्थ के बनने से ऐंठन होती है। कभी कभी आप देखते होंगे जब एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं, तो मांसपेशी में दर्द होती है। क्या होती है, क्रैम्प्स होती है। सडन एक्टिविटी, अरे रेगुलर कर रहे हैं तो नहीं होगा। आप 10 साल बाद दौड़ने जाइएगा मोटिवेट होके, उसके बाद वाला दिन देखिएगा सुबह आपका पूरा का पूरा आपका पैर वगैरह में दर्द करेगा, ऐंठन होगा। तो कौन सा एसिड के कारण होती है, यही आपसे यहाँ पूछा जा रहा। तो किस एसिड के कारण ये ऐंठन होती है, ये आपसे पूछा जा रहा। तो ये किस एसिड के कारण होती है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। तो लैक्टिक एसिड के कारण ही अचानक अगर आप कोई एक्टिविटी कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, दर्द वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और अभी तक अगर सेशन को आप लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा। इससे पता चलता है कि सेशन से आपको बेनिफिट हो रहा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी काम करने का। हाँ, सेशन ला कर दे आप लोगों के लिए। तो 12 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर में घूमती है और चोट के स्थान पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। कभी कभी क्या होती है, कट छिट जाता है हम लोगों का तो ब्लड बहने लगेगा। अगर ऐसा कोई क्वालिटी नहीं रहेगा कि वो अपने आप जम जाए तो फिर बॉडी का सारा ब्लड आपका निकल जाएगा जब तक आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एक काम आता है किसका, प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल WBC और रेड ब्लड सेल RBC। रेड ब्लड सेल का जो रेड कलर है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण होती है। हेमोग्लोबिन के कारण इसका कलर जो होती है रेड होती है। किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण इसका कलर आपका रेड होती है। ठीक, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि मानव श्वसन तंत्र में गुब्बारे जैसी संरचनाएं जहां गैसों का विनिमय होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बैलून लाइक स्ट्रक्चर वेयर गैस एक्सचेंज ऑक्यूर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अभी अभी बताइए आपको। उसे हम लोग कुपिका के नाम से जानते हैं, एलेवोली के नाम से जानते हैं,
इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जहाँ ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, यानी कि गैसों का एक्सचेंज होती है। क्या होती है? गैसों का एक्सचेंज होता है। 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य संकुचन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होती है? ब्लड प्रेशर के बारे में ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हेल्थी एडल्ट का कितना होता है। तो कितना होता है आपका? 120/80 मिलीमीटर Hg। पारा का मात्रक है ये 120/80, ये याद रखना कितना होता है? 120/80 होता है आपका नॉर्मल। 15 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जड़ों से ऊपर की ओर जल और खनिजों को ले जाने के लिए कौन सा पादप ऊतक जिम्मेदार है? विच प्लांट टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। तो ये जो क्या है आपका पेड़ है, क्या है? ये पेड़ है। अब पेड़ के नीचे क्या है? यहाँ पर पेड़ के नीचे क्या मिलेगा? ये सारे रूट्स है। क्या है? ये सारे रूट्स है। कुछ बड़ा हो गया रूट ज़्यादा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ क्या होता है आपका? रूट्स। यहाँ क्या होता है आपका? रूट्स वगैरह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूट्स पाया जाता है। और ये आपका मिट्टी है। क्या है? ये आपका मिट्टी है। ये पेड़ है, ठीक, ये पेड़ है। तो यहाँ से जो पानी लिया, क्या लिया? वाटर लिया। क्या लिया? वाटर लिया। यहाँ से क्या लिया? मिट्टी से आपका मिनरल्स लिया। क्या लिया? मिनरल्स लिया। तो ये सारे नीचे से यानी कि जड़ों से पत्तियों तक पहुंचेगा तब ना फोटोसिंथेसिस होगा। तो उसके लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? तो जाइलम। जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। कैसा टिश्यू है आपका? वाटर कंडक्टिंग। इससे पहले ही बताए कि जाइलम जो है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम जो है आपका फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी जड़ों से ही ऊपर की ओर मूव करता है, एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा, यूनिडायरेक्शनल। क्योंकि जड़ को तो पानी नहीं चाहिए ना, जड़ खुद पानी को सप्लाई कर रहा। तो 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए किस समूह के जंतु में 4 कक्षीय हृदय होता है? यानी ब्लड के जो मिक्स, जब ब्लड हार्ट में आता है तो मिक्स होने के चांसेस रहता है। तो उस चीज को रोकने के लिए कुछ समूह के जंतुओं में जो हार्ट होती है वो 4 चैम्बर वाला होती है। कितने चैम्बर होती है उसमें? 4 चैम्बर वाला होती है। तो किस एनिमल्स में ये पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जनरली जो मैमल्स जैसे हम लोग हुए और बर्ड्स स्तनधारी जो है और पक्षी जो है, उनका जो हार्ट होती है वो 4 चैम्बर का होती है। कितने चैम्बर का होती है? 4 चैम्बर। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है मैमल्स और बर्ड्स में। नेक्स्ट है कि यंकृत द्वारा स्रावित पित्त लवणों की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल सॉल्ट सेक्रेटेड बाय द लीवर। तो यंकृत क्या स्रावित करता है? पित्त लवण को स्रावित करता है। अब ये पित्त लवण का काम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पित्त लवण का काम है वसा के बड़े गोलों का पाइसीकरण करना, जो लार्ज फैट होती है उसको तोड़ देना, उसको क्या कर देना? तोड़ देना। तो एमल्सिफाइंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। तो 17 का आंसर ये हो जाएगा आपका। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दरमियान उप उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलता है? अभी अभी आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या चाहिए आपको? पहले चाहिए रॉ मटेरियल्स। क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स के साथ साथ क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, और उसके बाद प्रोडक्ट के तौर पर क्या क्या बनता है? आपका ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6 बनता है, जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और इसके साथ साथ क्या होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। तो CO2 ग्रहण किया, पानी लिया, तो पूरा इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं हम एक बार कि क्या क्या होती है? 6CO2 क्या होती है? 6CO2 प्लस H2O क्या हो गया आपका? H2O लेके ये क्या बनाया आपका? 12 बराबर करना होगा ना इसको, 6 से 6 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 6CO2 प्लस 6H2O, तो C6H12O6 और O2, यानी कौन सा गैस रिलीज हुआ? ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आपका रिलीज हुआ है। तो ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का मेथड है, जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, पानी यूज हुआ, और साथ में फोटो सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या क्या बना? ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। और ये जो ग्लूकोज है ये किसके फॉर्म में स्टोर रहता है? ये स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ये स्टार्च के फॉर्म में ये क्या होता है आपका? रहती है। अगर इसको बैलेंस हुआ कि नहीं, बैलेंस एक बार चेक कर लीजिए आप। 6 दूनी 12, तो इधर आपका 6 हो गया, इधर 2 है, 8 12 हुआ नहीं है। 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ पर आप 6 कर लेंगे, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि गाय और भैंस जैसे जंतु जो जुगाली करते हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? तो वैसे जंतु जो जुगाली करते हैं, जुगाली यानी कि जब वो खाना, जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो पूरा चबा लेते हैं,
आधा चबाएंगे तो पेट दर्द करेगा। बट कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, शुरुआत में जब खाना खाते हैं तो वो आंशिक चबाते हैं, यानी पूरा नहीं चबाते। क्या चबाते हैं वो? आंशिक, पार्शियल चबाते हैं। फिर बाद में जब उसको टाइम मिलता है तो बढ़िया सा चबाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं जुगाली। क्या कहते हैं? जुगाली। तो उस टाइप के जंतु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी वगैरह भी आई थिंक करता होगा ऐसा चीज, बकरी भी होगा इसमें। तो रूमिनेंट जो है जुगाली करने वाले जंतुओं के सरणी में आपका आ जाएगा। शुरुआत में भोजन को ये आंशिक चबाते हैं, बाद में टाइम मिलता है बढ़िया से आराम से बैठ करके चबाते हैं। 20 पूछा जा रहा है आपसे कि आहार नाल में भोजन को आगे धकेलने वाली लहर जैसे पेशीय गतियों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द वेब लाइक मस्कुलर मूवमेंट दैट पुश फूड अलोंग द गट कल्ट? इसको हम लोग किस नाम से, जैसे आप खाना खाए तो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हो गया आपका पाचन क्रिया? माउथ से हो गया। माउथ में खाना को क्या दांत के हेल्प से आप स्वाद लेते हुए आप उसको निकल लिए। निकलने के बाद ये ओसियोफेगस में जाता है और वहां पर क्या होती है, जब जाता है तो वेब लाइक स्ट्रक्चर में जाता है, सीधा नहीं जाता। वो क्या करते हैं? वेब लाइक स्ट्रक्चर में आपका ओसियोफेगस इस टाइप से मूव करता है, वेब टाइप से, तरंग टाइप से लहरता है। क्यों क्यों वो लहर मारता है? ताकि भोजन आसानी से आमाशय तक पहुंच जाए। इसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन। किस नाम से जानते हैं? क्रमाकुंचन के नाम से जानते हैं। तो 20 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। और 21 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाती है उसे हम लोग विली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विली। पहले भी आपको बताया इसके बारे में, इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एल्वेओलाई कहाँ पाया जाता है? आपका लंग्स में पाया जाता है, ये आपको याद रखना। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? आपका किडनी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। स्टोमेटा किस में पाया जाता है? लिब्स यानी कि पत्तियों में पाया जाता है। और विली किस में पाया जाता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। छोटी आंत में जो है आपका पाया जाता है विली। और ये क्या करता है, जो सरफेस एरिया है छोटी आंत का उसको बढ़ा देता है जब भोजन आप ज्यादा ग्रहण करेंगे तब। इससे आप ज्यादा खा पाते हैं। कभी कभी आप खुद सोचते होंगे क्या 20 पूड़ी कैसे दबा लिए, पहले तो 5 पूड़ी दबाते थे, तो वो 15 पूड़ी कहाँ से एडजस्ट होगा? ये विली एडजस्ट करता है उसको। 22 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में किस श्वसन वर्णक की ऑक्सीजन की प्रति बहुत उच्च बंधुता होती है? Which respiratory pigment in humans has a very high affinity for oxygen? तो ऑक्सीजन के लिए जो हाई एफिनिटी देखने को मिलता है वो आपको किस में देखने को मिलता है? तो ऑक्सीजन के लिए जो हाई एफिनिटी देखने को मिलता है वो किस वर्णक को देखने को मिलता है? किस पिगमेंट को देखने को मिलता है? तो मेलानिन। किसको देखने को मिलता है? मेलानिन जो है ऑक्सीजन हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, सॉरी ये फॉलो में इसको मेलानिन बोल दिया। हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। 22 भी आपका हो गया था, हेमोग्लोबिन आंसर होगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो आपको बता दें, अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसका जो टॉपिक का नोट्स है, साथ ही साथ ये जो 100 MCQ है ये भी आपको उसी के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ई नोट्स का जो सेक्शन है, ई नोट्स का सेक्शन आप विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको सारे नोट्स जो KVS PRT टायर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है उसको डाल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि नेफ्रॉन का वो कप जैसा सिरा जो प्रारंभिक निस्पंद एकत्र करता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? द कप शेप्ड एंड ऑफ ए नेफ्रॉन दैट कलेक्ट्स द इनिशियल फिल्ट्रेट, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं वोमन कैप्सूल के नाम से। ये काफी इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्रॉन का जो कप जैसा सिरा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग वोमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। और 24 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कौन सा एक मस्कुलर ऑर्गेन है ह्यूमन बॉडी में जो कितना बड़ा है? आपके मुट्ठी के बराबर है, एज बिग एज ए फिस्ट। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो हार्ट है ये आपके मुट्ठी के बराबर होता है, तो हृदय की संरचना उतना ही बड़ा होती है। और ये कैसा ऑर्गेन है? एक मस्कुलर ऑर्गेन है, यानी कि इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ मांस से बना हुआ है ये। 25 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि किण्वन के दरमियान यीस्ट में अनाक्सी शोषण इथेनॉल ऊर्जा और क्या उत्पन्न करता है? तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि होती है आपका एब्सेंट ऑफ O2 के अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है आपका इथेनॉल बनता है, ऊर्जा और क्या उत्पन्न होता है ये आपसे
पूछा जा रहा है। तो इसके साथ साथ क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है आपका, तो CO2 रिलीज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 25 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26, और 26 आपसे पूछा जा रहा है कि जलीय जीव यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है में सांस लेने की दर जो है स्थलीय जीवों की तुलना में तेज क्यों होता है। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती है उसका जो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो फास्टर होती है किससे, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है यानी जो स्थल में रहने वाले जो जीव है उससे ज़्यादा होती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये पूछा जा रहा। इसके पीछे का लॉजिक है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन कम होती है। हम लोग जो स्थल में रहती है तो हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं वो एयर से करते हैं डायरेक्ट, तो हम लोग को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है। बट जो ऑक्सीजन आपका वाटर में पानी में घुली हुई होता है वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्टर होती है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। टोटल 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, तो सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 27 पूछा जा रहा है कि पौधों में जल के अवशोषण और ऊपर की ओर गति में मुख्य रूप से मदद मिलती है। द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज प्राइमरली हेल्प्ड बाय, यानी वाटर का एब्जॉर्बेशन और वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जो जड़ों से रूट से जो पानी ऊपर की ओर जा रहा, किस टिश्यू के माध्यम से जा रहा, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं। तो इसमें किस चीज़ में मदद मिलती है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आपका बाष्पोत्सर्जन में मदद मिलती है, ट्रांसपिरेशन जो है पानी को अपवर्ड मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। तो 27 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में रक्तचाप मापने के लिए यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए ह्यूमन में स्पाइगोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 यहाँ पूछा जा रहा है कि शरीर से विषाक्त चयापचय अपशिष्ट को निकालने की जो जैविक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं ये पूछा जा रहा। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्सर्जन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसाइंथेसिस इज एन डैश प्रोसेस, कैसा प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है आपका एक सिंथेटिक संश्लेषणात्मक प्रोसेस है, सिंथेटिक प्रोसेस है। वेयर एज रेस्पिरेशन इज ए, और रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो फोटोसाइंथेसिस आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है और आपका रेस्पिरेशन जो है आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहाँ क्लियर हो गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31, और 31 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि वृक्क की विफलता में रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी किसी का अगर किडनी फेल्यूर हो जाता है तब वो उपसर्जन की क्रिया किस प्रकार से करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं, यानी डायलिसिस का प्रोसेस का यूज होता है। तो 31 का आपका आंसर सी हो जाएगा। 32 पूछा जा रहा है कि प्लांट स्टोर देयर एनर्जी रिजर्व एज, तो प्लांट अपने एनर्जी रिजर्व को किस रूप में संचित करते हैं। तो किस रूप में संचित करते हैं, आपका स्टार्च के रूप में। पहले ही बताए कि ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में जो है वो संचित रहता है। वाइल ह्यूमंस स्टोर, ह्यूमंस किस रूप में, तो ह्यूमन जो है ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में जो है स्टोर करती है, किसको, एनर्जी को रिजर्व करती है। तो 32 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू 33, और 33 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा 33 कि हृदय और सिराओं में मौजूद वाल्व जो आपका हार्ट एंड वेन्स प्रेजेंट इन द हार्ट एंड वेन्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट एंड वेन्स। हृदय और सिराओं में जो वाल्व है उसका क्या काम है ये आपसे पूछा जा रहा। तो वाल्व का क्या काम है, तो वाल्व का काम है कि रक्त एक ही दिशा में बहे, ब्लड मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 पूछा जा रहा है कि व्हिच गैस इज रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। पहले ही बता चुके हैं और आप आसानी से कर सकते हैं कि फोटोसाइंथेसिस में हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं और प्रोडक्ट के रूप में कौन सा गैस रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन गैस आपका रिलीज होता है। तो 34 का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 35 यहाँ पूछा जा रहा है कि पत्तियों पर रंध्र जो है छिद्र को खुलने और बंद होने को कौन सी कोशिकाएं नियंत्रित करती है। जैसे आपको स्टोमेटा पता है कि पौधे के पत्तियों में स्टोमेटा पाई जाती है, जो छोटे छोटे छिद्र होती है उसे हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। तो रंध्र का जो छिद्र होती है उसको वो जरूरत होने पर खुल जाती है और जरूरत ना होने पर वो बंद हो जाती है। तो कौन सी सेल इसको रेगुलेट करती है ये पूछा जा रहा है।
तो गार्ड सेल्स इसको रेगुलेट करती है। तो 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 36 यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज विखंडन का अंतिम चरण क्या होती है। तो इसका जो अंतिम चरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। किस चरण में होती है पूछा जा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपका होती है। तो 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 37 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उच्च रक्तचाप पर ब्लड ले जाने के लिए किन वाहिकाओं की दीवारें मोटी और लचीली होती है। तो किन वाहिका उच्च रक्त यानी कि व्हिच वेसल हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स टू कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में ब्लड को अगर ले जाना है तो जो वेसल का पूरा वेसल जो होना चाहिए मोटा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, नहीं तो फट सकती है। तो किस वाहिका की होती है ये पूछा जा रहा है। सिंपल सा है, तो आर्टरीज क्या हो जाएगी, धमनियां हो जाएगी। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। 39 यहाँ पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में प्रोटीन के पाचन में आमाशय में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम शामिल होता है। जो प्रोटीन होती है इसको कौन तोड़ता है आमाशय में, ये पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन को आमाशय में कौन तोड़ता है, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो 39 का बी हो जाएगा। 40 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिम्फ जो है लसिका जो होती है रंगीन होती है और इसमें किसकी तुलना में कम प्रोटीन होता है। तो लसिका कैसा आपका है, कलरलेस होता है और कंटेन लेस प्रोटीन किसके कंपेयर में, तो लेस प्रोटीन ये कंपेयर में ब्लड प्लाज्मा के कंपेरिजन में। तो 40 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 41 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पौधे में भोजन के परिवहन के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी तक आपको बता चुके हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, बता ही देते हैं क्योंकि पीडीएफ तो आपको चाहिए होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती है, आप बता भी सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। क्या हो जाएगा, फ्लोएम। ये हो गया फूड कंडक्टिंग फूड। और जाइलम के लिए कौन हो जाएगा, वाटर। जाइलम के लिए कौन हो जाएगा, वाटर। ठीक, क्लियर हो गया आपको। 42 पूछा जा रहा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा कोशिकांग है। Which cell organelle is the site of photosynthesis in green plant। तो कहाँ पर फोटोसाइंथेसिस होती है, किस जगह पर फोटोसाइंथेसिस होती है, क्लोरोफिल में होती है। कहाँ पर होती है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी नंबर, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। नेक्स्ट है आपका कि अंत श्वसन के दरमियान डायफ्राम का क्या होती है, ड्यूरिंग इनहेलेशन। यानी जब आप सांस लेते हैं तब डायफ्राम क्या होती है आपका। जब आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जब आप सांस लेते हैं तो ये चपटा होकर नीचे की ओर बढ़ता है। इट फ्लैटन्स एंड मूव्स क्या, डाउनवर्ड्स। 43 का बी हो जाएगा। 44 यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब आयोडीन जो है स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा रंग परिवर्तन देखा जाता है।